हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्थिति कॉमर्स। आज हम आईकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ठीक मॉडल पेपर बेस्ड मतलब मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित अकाउंट्स का टॉप 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है। ठीक, ये टॉप 40 क्वेश्चन में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ये 40 क्वेश्चन का टोटल एनालिसिस रहेगा। मतलब कुछ क्वेश्चन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों को, ऐसा नहीं कि ऑप्शन पढ़ के बता देंगे, एमसीक्यू लाए हैं, और ऐसा नहीं कि एमसीक्यू का ऑप्शन हम पढ़ के आप लोगों को बता देंगे। एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आंसर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में सिर्फ 40 ही क्वेश्चन नहीं, 40 ही एमसीक्यू नहीं, मोर देन 40 क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ, और ये मॉडल पेपर हम सिर्फ आज ही के लिए नहीं, ये एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जो कि आज का ये सेशन पहला सीरीज है। मतलब जो हम अभी से लेकर के और एग्ज़ाम जहाँ जब तक होगा आप लोगों का आईकॉम का, जैसे बीएससीबी का है, फिर सीबीएसई का है, आईसीएसई का है, ठीक, और बहुत सारा अदर स्टेट का भी है एग्ज़ाम। तो जो भी जिनका भी एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी आता है, उन सभी के रिलेटेड है। जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है, और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो ये आता है, एमसीक्यू आता है, तो वो उसी से रिलेटेड आज का ये क्लास रहेगा। और ये सीरीज हम स्पेशली जो सीरीज ला रहे हैं वो आईकॉम क्लास के लिए ला रहे हैं, ठीक है ना। जो 12वीं के बच्चे हैं, इस बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए सीरीज हम आज से लेकर के और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम डेली लाएंगे। और यहीं से एमसीक्यू आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा, बिल्कुल एकदम 100% श्योरिटी है, श्योर है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब यहीं से कहने का मतलब कि ओवरऑल तो हम आप लोगों को बता देंगे, तो और कहाँ से पूछा जाएगा। और वो टेक्निक बता देंगे कैसे आप लोग आंसर को सॉल्व करेंगे, वो तकनीक भी बताएंगे आप लोगों को कि कैसे कौन सा, अगर ऑप्शन एक नहीं भी पता है आप लोगों को, तो ऑप्शन को कैसे सही ऑप्शन तक जाएंगे ये भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक, कैसे आंसर को हम छांटते हैं, ऑप्शन को छांटते हैं, फिर सही ऑप्शन पर जाते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज हम टॉप 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक, तो ये रहा सेट 1। ठीक, इसमें टॉप 40 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर वाला ऑप्शन वाला। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी के यानी ये एनपीओ का लाइफ मेंबरशिप फी जो है, ये पूरे वर्ष भर में एक ही बार मिलता है। ठीक, पूरे लाइफ में एक बार मिलता है। तो जब कोई भी रिसीट्स, ठीक, जो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पूरे होल ईयर में एक बार किया जाता है, या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए रिसीट्स होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स। ठीक, और अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 2 4 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर लाइफ में एक बार, तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, और जो कम साल का होता है, मतलब 1 साल विद इन द ईयर होता है, 1 साल के लिए होता है, या 1 साल से कम का होता है, तो जो रिसीट्स होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। प्राप्त करते हैं, कुछ इनकम होता है तो। और अगर पेमेंट करते हैं यानी एक्सपेंसेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक, तो लाइफ मेंबरशिप पूरी लाइफ के लिए एक बार होता है। तो याद रखिएगा कि जो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक, तो उसको बैलेंस शीट में जो भी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक, उसको बैलेंस शीट में देते हैं। और जो रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, ठीक, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होगा, रिसीट्स या पेमेंट होगा, उसको हम लोग या तो अगर एनपीओ बना रहे हैं तो एनपीओ बना रहे हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक, और अगर नॉन, मतलब बिजनेसेज कर रहे हैं, बिजनेसेज ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो नॉन बिजनेसेज ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा यानी व्यापार करने का, यानी लाभ कमाने के लिए अगर कोई संस्था बनाते हैं, तो वहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंस को मेंशन करते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसको बैलेंस शीट में ही मेंशन करते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब,
क्लब के द्वारा जो लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव किया जाता है तो वो किस में मेंशन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तीनों है। ठीक, तो इसके लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन करते हैं। लेकिन अगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेंशन नहीं रहता यहाँ पर तो बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। ठीक, पहला नंबर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो जो एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में प्राप्ति एवं भुगतान खाता में इसको कहते हैं कैश बेस्ड अकाउंट। इसका दूसरा नाम एक कैश बेस्ड अकाउंट भी है। ठीक, तो जनरली जो भी एनपीओ से गैर व्यापारिक संस्था का अधिकतम कोष, अधिकांश कोष होता है, मतलब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होता है वो कैश ट्रांजैक्शन ही होता है, क्रेडिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक, दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर है कि लेगेसी यानी वसीयत को मानना चाहिए। लेगेसी को क्या मानेंगे, तो लेगेसी जो होता है वो क्या होता है दो बात कि ये भी वसीयत जो होता है वो आदमी का जब देहांत होता है, देहांत होने के बाद वो किसी को, अब कहिए देहांत होने के बाद कैसे देगा, तो उनका प्रॉपर्टी पहले से ही किसी के नाम होता है कि अगर हम मरेंगे तो इन व्यक्ति को मेरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ये भी एक तरह का प्राप्ति है। तो जो प्राप्ति और ये प्राप्ति क्या है, पूरी लाइफ में तो एक ही बार मिलता है, मरने के बाद मिलता है, यानी एक बार मिलता है। तो ये लेगेसी क्या होगा, ये इनकम होता है, इनकम होता है, ठीक ना, आय होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, कोई बात, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये अगर बड़ा होता है तो यहाँ तो है नहीं ऑप्शन में, बड़ा होगा, हाँ ये इनकम है, ठीक है चलिए, और ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अब है आउटस्टैंडिंग एक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, चंदा मतलब कि जो भाई कंपनी को चंदा के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलता है, सॉरी कंपनी कहते हैं बिजनेस रीच को। ठीक, तो चंदा के रूप में जो भी सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्रिप्शन वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है इनकम। ठीक, लेकिन यहाँ तो सब्सक्रिप्शन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब कि यानी सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम। अब इनकम कुछ क्या है, बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। अब मेरा, मुझे इनकम होने वाला है, वो बकाया रह गया, मतलब इस बार नहीं आया। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि इनकम अगर बकाया रह गया मतलब मेरे लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है कॉलेज है, पुस्तकालय है, बिल्कुल है, अस्पताल है, बिल्कुल है, बट पब्लिक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी है ये नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्रिएट किया जाता है कंपनी अकाउंट, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। अब साझेदारी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की, साझेदारी की पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो इसका एंट्री जो होता है वो होता है इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद इस इंटरेस्ट एंड कैपिटल को राइट ऑफ करते हैं तो किसमें ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, तो ये तो इसमें है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद है इसी में एक और एक दो क्वेश्चन, एक दो बातें हम बता देते हैं आप लोगों को। वो ये है कि इंटरेस्ट पार्टनर को इंटरेस्ट तभी दे दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा जब इसका पार्टनरशिप डिड में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। साझेदारी संलेख में अगर मेंशन है तो पार्टनर्स को कैपिटल मिलेगा, नहीं तो पार्टनर को कैपिटल नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि सैलरी, कमीशन, ये सब का सब पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा जब इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में जिक्र किया गया है। अगर जिक्र किया गया होगा, मेंशन किया गया होगा तो मिलेगा, नहीं तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, यानी कोई भी सैलरी वेजेस पारिश्रमिक नहीं मिलेगा पार्टनर्स को।
पहला। दूसरा कि अगर कैपिटल के अलावा रखा है बिजनेस को, ठीक, तो लोन दे रखा है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है और नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। लोन के ऊपर उनको 6% अगर मेंशन रहेगा तब तो कोई बात नहीं, नहीं भी मेंशन रहेगा तो 6% के हिसाब से लोन उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। किनको? तो जो पार्टनर्स को लोन, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस को, फर्म को लोन दे रखा है उनको, ठीक। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोन के ऊपर में इंटरेस्ट दिया जाएगा। कब? अगर पार्टनरशिप डीड में इसका मेंशन नहीं किया गया रहेगा तब भी, ठीक। तो ये ध्यान रहेगा 7 नंबर 6 नंबर। फिर उसके बाद 7 नंबर कह रहा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल इज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब ओपन किया जाता है? जब उसका कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाया जाता है? जब फिक्स होता है और, हाँ ठीक। तो कह रहा है क्या कि पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल इज। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब खोला जाएगा? जब उसका कैपिटल क्या रहेगा? तो कैपिटल फिक्स रहता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स रहता है, अगर फिक्स मेथड से बनाते हैं, कैपिटल को फिक्स मान करके बनाते हैं, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है, ठीक। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी आता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट और बोथ। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, ठीक। तो अगर कैपिटल फिक्स रहता है तब क्या होता है, करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 7 नंबर। 8 नंबर है कि साझेदारी के चालू खाते का हमेशा होगा, मतलब द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट हमेशा क्या होता है। अच्छा वही क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और आइदर ऑफ टू, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। यानी बैलेंस जो होगा वो डेबिट क्रेडिट दोनों होता है करंट अकाउंट का। ये तो 8 नंबर था। 9 नंबर है कि बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1956, ठीक, उसके हिसाब से बैंकिंग करने वाले साझेदारों की संख्या जो था, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 10 और अदर में 20, ठीक। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय के बारे में पूछ रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बैंकिंग बिजनेस के लिए, बैंकिंग व्यवसाय के लिए। अब है कि अभी कितना है मैक्सिमम पार्टनर्स का, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है नॉर्मल बिजनेस के लिए। तो 2013 के हिसाब से जो था, ठीक, वो तो 100 था। अधिकतम संख्या पार्टनरशिप बिजनेस में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 100 साझेदार हो सकता है, पार्टनर्स हो सकता है। लेकिन आप लोग जो एग्जाम में लिखिएगा वो रूल 10 आया, पार्टनरशिप एक्ट 2013, ठीक ना। 2013 में क्या आया, पार्टनरशिप के लिए रूल 10 आया, जिस रूल 10 में बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स रहेगा वो कितना रहेगा, तो 50। तो अभी कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, 50। तो ये याद रखिएगा। बट इसका आंसर जो होगा 9 नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए 10 पार्टनर्स। फिर उसके बाद कह रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होता है या फिर इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि यहाँ यानी ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात है कि अकाउंट जो 3 होता है, पर्सनल, रियल और, जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना वीडियो, इसीलिए। नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट में जो भी पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन आइदर वो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कहने का मतलब जो प्राकृतिक, हम लोग आप लोग हैं, यानी राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट, यानी जो भी नाम से रिलेटेड अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, जो बैंक हो गया, बैंक भी क्या है, बैंक अकाउंट जो भी होगा वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये मत कहिएगा कि बैंक मतलब एसेट्स है तो वो कुछ और हो जाएगा। तो बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए पर्सनल अकाउंट होता है। अब दूसरा है कि रियल अकाउंट
जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटी होता है उसका जो अकाउंट बनता है, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटी का अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, रियल अकाउंट। यानी एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, रियल अकाउंट। ठीक। अब नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अकाउंट होगा वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। यही रीजन है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बताएं अभी कि कैश से रिलेटेड होता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, चूँकि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, इनकम और एक्सपेंस आय और व्यय से रिलेटेड संबंधित होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक। तो यहाँ भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट हुआ, ये कहाँ गया, नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर, 11 नंबर है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड के एब्सेंस में वेतन दिया जाएगा, नहीं, वेतन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही, यानी वेतन नहीं दिया जाएगा। अभी बताए थे पार्टनरशिप डेट के बारे में कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो। लेकिन लोन अगर पार्टनर्स ने पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा लोन दिया है, पूंजी के अलावा कुछ दिया है, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 13 नंबर है कि संचित लाभों का संचय का हस्तांतरण किया जाता है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके कैपिटल रेशियो में, उनके जो भी पुराने साझेदार है उनके पूंजी अनुपात। ये 13 नंबर था। 14 नंबर बोल रहा है कि ऑन द, आप लोग कहिएगा कि भागेगा कहाँ, इतना जल्दी जल्दी बोल रहा है, तो थोड़ा 40 क्वेश्चन है और बताना भी पड़ता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि, यहाँ क्या है, मूल्य की वृद्धि का नाम किया जाता है, यानी ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स के इनका वैल्यू इंक्रीज करता है। तो याद होगा आप लोगों को एडमिशन में पढ़े होंगे आप लोग क्या, एडमिशन में जब पार्टनर्स एडमिशन लेता है तो उस टाइम जो भी पुराना संपत्ति है और एसेट्स और लाइबिलिटी होता है उसको रीवैल्यूएट किया जाता है। एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या किया जाता है, रीवैल्यूएट किया जाता है। अब रीवैल्यूएट करने के लिए यानी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट किया जाता है, बनाया जाता है। इसी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड में यानी इधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक। तो कह रहा है कि क्रेडिट साइड में लिखना मतलब क्या, कि एसेट्स का जो भी वैल्यू बढ़ गया वो अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कह रहा है क्या कि एसेट्स इज डेबिटेड टू, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया 14 नंबर। 15 नंबर था कि नए साझेदार को लिया जाता है, न्यू पार्टनरशिप एडमिटेड। नया पार्टनर को सभी, ये तो वैसे तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होता है, अगर साझेदारी संलेख में दिया गया है कि नया साझेदार इंटर करेगा, कोई एक भी साझेदार बोलेगा तब पर भी, और तो तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो सभी साझेदारों की सहमति से क्या होगा, नया साझेदार का प्रवेश होगा, यानी नया पार्टनर एडमिट करेगा। तो क्या बोल रहे हैं, दो साझेदारों की सहमति, सभी साझेदारों की सहमति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है 15 का। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर है कि विभिन्न संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त विक्रय की राशि, मच्छर क्यों आ रहा है, विक्रय की राशि से सर्वप्रथम भुगतान करना पड़ता है। आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सन्ड्री एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट विल बी मेड, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट विल बी मेड। कह रहा है क्या कि जो भी, अब यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ तो एडमिशन था, यहाँ क्या हुआ कि फॉर्म डिजॉल्व हो गया, फॉर्म क्या हो गया, समापन हो गया, बंद हो गया। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो रहा है तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने के टाइम में क्या होता है, एक अकाउंट बनता है। जैसे एडमिशन लिया या रिटायरमेंट हुआ, तो एडमिशन लिया तो उस टाइम क्या बना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन अगर पार्टनर्स फॉर्म बंद होता है तो वहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या मेंशन करते हैं, तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी, यानी एसेट्स को पेमेंट सेल करते हैं, अब फॉर्म ही बंद हो गया तो पूरे संपत्ति को तो बेचेंगे, संपत्ति को बेच करके जो भी पैसा आएगा उस पैसे से क्या करेंगे, जो भी लाइबिलिटी है फर्म का, बिजनेस का,
उस लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। ठीक, उस लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? वो लाइबिलिटी जो पेमेंट करेंगे उसमें से सबसे पहले किस लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल क्रेडिटर रहेगा, मतलब बिजनेस के बाहर का जो लेनदार रहेगा, उसको पेमेंट करेंगे। आउट ऑफ, यानी लाइबिलिटी जो फॉर्म के बाहर का रहेगा उनको सबसे पहले पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसको क्या करेंगे, फॉर्म में जो पार्टनर्स ने लोन दिया है उनको मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर कुछ पैसा, तो पैसा बचता ही नहीं उतना, फिर भी अगर बचेगा तो पार्टनर्स क्या करेगा, जो भी कैपिटल लगाया है वो अपना अपना कैपिटल ले लेगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, और पार्टनर्स जो भी पार्टनर्स फॉर्म में उस टाइम रहता है वो सब, तो उतना पैसा नहीं बचता है कि लाभ तक हो जाएगा उसको, फिर तो फॉर्म ही नहीं बंद होना चाहिए, फॉर्म ही इंसॉल्वेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी को, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। उसके बाद पार्टनर्स लोन को, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को, यानी एक नंबर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 17 नंबर, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन। तो अमाउंट जो रियलाइज होकर के आएगा वो, तो अभी बताएं कि रिलायसन अकाउंट में जाएगा। रिलायसन अकाउंट में क्या होता है, तो एसेट्स अगर सेल होकर के आता है तो इसका एंट्री होता है, चूंकि एसेट सेल हुआ तो एसेट सेल हुआ तो कैश आएगा मेरे पास में, अगर मतलब फॉर्म के पास में, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, तो क्वेश्चन है कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन किसमें, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं, सॉरी क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के किस तरफ गया, क्रेडिट साइड में, यानी इधर लिखते हैं। ठीक तो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बट लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। अभी बताए ना कि अगर लेजर बनाएंगे तो रिलायसन अकाउंट का लेजर क्या बनेगा, इधर जाएगा ना, यानी बैंक में जाएगा ना, तो इधर डेबिट होता है, इधर क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट साइड ऑफ रिलायसन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कि ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पेड ₹2000 फॉर रिलायसन एक्सपेंस, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। कह रहे हैं एक समापन फॉर्म के एक फॉर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 2000 का समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि फॉर्म का समापन अगर होगा उसमें अगर पार्टनर कुछ एक्सपेंस करता है, फॉर्म के कहे अगर फॉर्म की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है, पार्टनरशिप डेट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और फिर भी पार्टनर्स ने क्या किया कि जो समापन व्यय है, जो रिलायसन एक्सपेंस है, उसने पेमेंट कर दिया, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि अगर फिर भी एंट्री करना चाहते हैं, अगर एंट्री लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिटेड किया जाएगा रिलायसन अकाउंट, रिलायसन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ये कैश अकाउंट होता है, अगर पार्टनर्स किया तो पार्टनर्स का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट किया जाएगा किसको, रिलायसन अकाउंट को। ये हो गया 18 नंबर। 19 कह रहा है क्या, कि साझेदार के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसमें किया जाएगा, तो अभी बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट पूछ रहा है ना, क्रेडिटेड किया जाएगा, किस में क्रेडिट किया जाएगा, तो साझेदार के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वैसे एंट्री होगा इसका, ये मेंशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया ही नहीं गया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया रहता, ठीक, तो उसमें मेंशन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया गया है, तो ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा लग रहा है। कंट्रोवर्शियल क्या नहीं, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाएगा, तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक उसमें
हाँ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कह रहा है कि ख्याति के संपत्ति की प्रकृति क्या है, व्हाट नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल इज। तो इंटेंजिबल एसेट्स होता है गुडविल, जिसको छू और देख नहीं सकते हैं उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जिसका कि मेंशन इंटेंजिबल एसेट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग लेखांकन मानक 26 में बताया गया है। अब ये लेखांकन मानक 26 तो हट गया, अब क्या बोल रहा है, इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। इसमें किस में, तो 38, इंडेक्स में कितना बताया गया है, 38 में, लेखांकन मानक 38 में बताया गया यहाँ पर। ठीक, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर बोल रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो वही कंपनी जो है वो क्या है, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2, ठीक, सब सेक्शन 20 में बताया गया है कि कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 21 नंबर। 22 नंबर बोल रहा है कि ऑर्डिनरी डिवेंचर आर, डिवेंचर जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड और पार्शियल सिक्योर्ड। तो जनरली डिवेंचर जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों, यानी पार्शियली सिक्योर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक, अब कह रहा है कि शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट कब कर लिया जाएगा, यानी अंशों का हरण कब किया कर लिया जाएगा। तो शेयर जब इशू किया जाता है, ठीक, इसके लिए सुन लीजिए पहले। शेयर जब इशू किया जाता है, यानी कंपनी अब पैसा जुटाने के लिए जब शेयर इशू करता है जनता को, तो जनता को कहता है कि जैसे एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है मान लीजिए, तो जनता को कहता है क्या कि मुझे ये पैसा जो आपको देना है वो एक ही बार नहीं देना है। ठीक, अब क्या कीजिए, मुझे इंस्टॉल में दीजिए, यानी एप्लीकेशन मनी कुछ, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी कुछ, फिर उसके बाद कॉल मनी, फर्स्ट कॉल और उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल। तो कॉल मनी दोनों को मान लेते हैं कॉल मनी। अब सब थोड़ा ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन मनी जनता ने क्या किया, भेज दिया। एप्लीकेशन मनी था, सपोज मान लीजिए कि 3 रुपया एप्लीकेशन पर भेजना है, 3 रुपया अलॉटमेंट पर और 4 रुपया कॉल पर। तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपया भेज दिया, अलॉटमेंट मनी भी 3 रुपया भेज दिया। लेकिन कॉल मनी, जब कॉल मनी देने का टाइम आया, यानी कंपनी ने डिमांड किया कि भाई हमको कॉल मनी, मतलब लास्ट कॉल हमको जो 4 रुपया है आपके पास बाकी, जिसके चलते हम शेयर दिए आपको, तो वो मुझे क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। ठीक, बट अगर जनता ने इनको देने से मना कर दिया, या फिर कुछ दिन तक नहीं देते हैं, और वो कुछ दिन का टाइम होता है, 15 दिन जो डेट होता है उससे 15 15 डेज, तो इस दिन में अगर नहीं मिलता है, तो ये क्या करते हैं, कंपनी कंपनी क्या करता है, तो इनका जो भी ये 7 रुपया दिए थे, 3 और 3 6 रुपया दिए थे, ये 6 रुपया को क्या कर लेता है, फॉरफीट कर लेते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं। ठीक, तो उसी को कहते हैं क्या, फेयर शेयर फॉरफीचर। अब है कि शेयर कैन बी फॉरफिटेड, कब फॉरफिट किया जाएगा, तो सभा में उपस्थित ना होने पर, ये तो कोई बात ही नहीं, मांग राशि के भुगतान ना करने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका 24 नंबर है कि बैंक से किए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बैंक से किए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किया, यानी बैंक से लोन लिया था, ठीक, अब ये लोन पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक, इसके लिए क्या किया जा रहा है, डिवेंचर, बैंक से किए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में, यानी सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में क्या दिया जा रहा है, डिवेंचर। ठीक, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, तो किसको डेबिट किया जाएगा, तो जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है उसे डेबिट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 24 का। ठीक, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हैं जिसको कि एक्सप्लेन ऐसे ही कर ही नहीं सकते हैं, जिसको कि एक्सप्लेन बता करके समझा करके थोड़ा टाइम दे करके करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को ऐसे बता करके आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, जो वित्तीय विवरण है, ये क्या है, प्रत्याशित, एंटिसिपेटेड फैक्ट, रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी बी नंबर। ठीक, जो वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली कंपनी के द्वारा, जो पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है उन कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी, वैसे तो सब कंपनी बनाता है,
अपना फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, तो उनके लिए क्या है, मैंडेटरी है। उसमें क्या बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं और कैश बुक बनाते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो बनाते हैं, ये स्टेटमेंट देखने के लिए कि मेरा प्रॉफिट लॉस का पोजीशन क्या है, मेरा एसेट्स लायबिलिटी का पेमेंट पोजीशन क्या है, कैश फ्लो का पोजीशन क्या है, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है कैश का, तो ये सब देखने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट है। अब है कि हॉरिजेंटल एनालिसिस इज नो, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हॉरिजेंटल एनालिसिस इज नोन एज, अच्छा, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। तो यहाँ पर दो बात, यहाँ एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ दो बात कह रहा गया कि एक होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस और एक होता है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक। एक होता है क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल यानी शीर्ष एनालिसिस। तो वर्टिकल किसको कहा जाता है और हॉरिजेंटल किसको कहा जाता है, तो चूंकि एनालिसिस है तो एनालिसिस करेंगे सॉरी। तो तो अगर एक दो तीन चार, मतलब कि एक से अधिक वर्षों का अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एनालाइज करते हैं, एक से अधिक वर्षों के लिए अगर लाभ हानि को क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस, ठीक। जिसका कि दूसरा नाम है क्या, जिसका दूसरा नाम डायनामिक एनालिसिस यानी गतिशील विश्लेषण भी है। क्षैतिज विश्लेषण का दूसरा नाम क्या है, डायनामिक विश्लेषण। और क्षैतिज विश्लेषण क्या होता है बता दिए, कि अगर एक से अधिक वर्षों के लिए यानी 3-4 वर्ष या 5 वर्ष के का एनालिसिस करते हैं प्रॉफिट लॉस का, ठीक, एसेट्स लायबिलिटी का, तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस। और वहीं पर दूसरा होता है वर्टिकल एनालिसिस। तो जब केवल एक वर्ष का, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ष का प्रॉफिट लॉस को एनालाइज किया जाता है, तो उसको कहते हैं क्या, वर्टिकल एनालिसिस, जिसका कि दूसरा नाम है स्टैटिक एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हॉरिजेंटल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण क्या होगा, डायनामिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो 26 नंबर हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो याद रखिएगा कि यानी समविच्छेद बिंदु, समविच्छेद बिंदु किसको कहा जाते हैं, कहा जाता है, तो जब आप एक सपोज मान लीजिए एक पेन खरीदें, ठीक, 10 रुपया में, और सॉरी 10 रुपया में, और इसे सेल भी कर दिए कितना में, 10 रुपया में, मतलब जितना में खरीदे उतना ही में बेचें, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, जितना में खरीदें उतना ही में बेचें, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो द कॉस्ट आर हाफ ऑफ, एक नंबर से, द कॉस्ट आर मोर देन टोटल सेल्स, नहीं। कुल लागत तो कुल बिक्री से अधिक है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। कुल लागत कुल बिक्री से कम है, नहीं, ये भी नहीं होगा। कुल लागत कुल बिक्री से आधी है, नहीं, ये भी नहीं होगा। कुल लागत कुल बिक्री के बराबर है, यानी द टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू सेल्स, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सॉरी, ये थोड़ा सर्दी है इसीलिए। कह रहा है कि यदि बिक्री ₹4 लाख, अच्छा ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, छोटा सा प्रैक्टिकल है, ठीक। ये प्रैक्टिकल हम बताएंगे आप लोग को, वैसे इसका ऑप्शन हम ऑप्शन 20% होगा। देखिए, कह रहा है कि सेल ऑफ 4 लाख एंड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर में 25% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो कॉस्ट के ऊपर में 25% है, ये तो सेलिंग प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, 100% है, और प्रॉफिट क्या हो गया 25%, तो 125% सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, लागत मूल्य प्लस लाभ जो होता है वो क्या होता है, बिक्री मूल्य। तो 125% बराबर क्या हुआ, 4 लाख हुआ, तो 100% यानी 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर कैसे निकालेंगे, तो 4 लाख गुना 100 बटा 125, यहाँ से कैंसल आउट करके क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा, अब है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है यानी आवर्त अनुपात जो है, ये क्या है, क्रियाशील एक्टिविटी रेशियो, जो रेशियो एनालिसिस है वहाँ पर समझ में आ जाएगा, वहाँ पर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, वैसे बताएंगे हम। इशू ऑफ डिवेंचर इन केस, इन कैश इज, यानी इशू ऑफ डिवेंचर, जो इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जो इशू किए इन पत्रों का रोकर में निर्गमन, जो डिवेंचर का रोकर में निर्गमन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक अंदर। ये ध्यान, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही, इसमें सुन लीजिए थोड़ा बहुत।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है कैश फ्लो में तीन एक्टिविटी होता है, ठीक। तीन क्रियाएं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें तीन क्रिया होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होता है उसको मेंशन करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अभी थोड़ा हम ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक। मत कहिएगा कि मास्टर भाई इतना बताया, इतना ही थोड़ी होता है। तो हम जितना भी बता रहे हैं ओवरव्यू बता रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑप्शन के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर डिस्कशन प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर डिस्कशन का भी हम वीडियो लाएंगे हर एक चैप्टर का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वो सब वीडियो आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो भी और इसके बाद जितना भी हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि पूरा ऑथेंटिक वीडियो, पूरा जो भी कंपनी एक्ट है, एक्ट के हिसाब से या पार्टनरशिप एक्ट है या जो भी एक्ट के हिसाब से है, डेफिनेशन उसका सेक्शन वगैरह सब सब हम बताएंगे और पूरे अच्छे से बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इतना मेहनत करते हैं इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए पैसा डिमांड नहीं करते हैं, इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट अगर नहीं अच्छा लगता है तब तो कोई बात नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी होता है उसको मेंशन करते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या बोलते हैं, ये सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी क्या होता है फिक्स एसेट से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ये फिक्स लायबिलिटी छोड़िए। और इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में तो बताती फिक्स एसेट फिक्स लायबिलिटी, ऑपरेटिंग में बताती करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी शेयर, डिवेंचर, कैपिटल से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो डिवेंचर इन कैश, डिवेंचर इशू करें तो ऑप्शन नंबर ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ठीक है। क्या बता रहे थे, थोड़ा ध्यान भी भटक गया मेरा बोलने के चक्कर में। अब नेक्स्ट नंबर है 31 नंबर है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना के समय निम्न को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। फॉलोइंग इज एडेड इन प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो क्या होता है, क्या मेंशन करते हैं, जोड़ते क्या है, तो ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज करता है तो ऐड करते हैं, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो लेस करते हैं, ठीक। यानी चालू संपत्ति अगर घटता है तो जोड़ते हैं और चालू संपत्ति बढ़ता है तो लेस करते हैं। ये इसलिए क्यों करते हैं, देखिए, अगर एसेट्स 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 डिक्रीज किया मतलब एसेट्स को बेच दिए आप, हैं, एसेट्स को बेचे, घट गया, अब बेचे तो आपके पास क्या आया, कैश आया ना, कैश आया ना बिजनेस में। तो कैश आया मतलब इनफ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यही फंडा ही है कि जो आप अगर फॉर्म में कैश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कैश अगर आ रहा है फॉर्म में तो उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और कैश अगर जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है, आ रहा है को कहते हैं इनफ्लो, अंतर्वाह, और कैश आउटफ्लो मतलब फॉर्म से जा रहा है उसको कहते हैं बहिर्वाह मतलब आउटफ्लो। तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है क्या कि संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना के समय निम्न में शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा यानी इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया तो कैसे, मैंने संपत्ति खरीद ली यानी कैश तो मेरा चला गया तो घटाएंगे। स्टॉक में डिक्रीज इन स्टॉक मतलब स्टॉक मेरा घट गया यानी हम बेच दिए तो मुझे कैश आ गया मेरे में, मतलब कैश आया, यानी ऑप्शन नंबर बी 31 का। फिर बोल रहा है कि एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल फॉर विच प्लानिंग। कैश फ्लो तो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए कैश फ्लो शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, क्योंकि एक साल में एक बार बनाया जाता है, ठीक। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। नेक्स्ट नंबर 33 नंबर पर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बैकेंड अपॉन, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आधारित है किसके ऊपर, तो ये तो कैश से रिलेटेड, इसमें तो क्रेडिट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी कैश बेस लेखांकन के रोकड़ के आधार पर। 33 नंबर ये हो गया। यदि चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व 4 लाख है, 40,000 है, तो चालू संपत्ति क्या होगा। इफ़ करंट रेशियो इज, तो याद रखिए कि करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी, ठीक। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये दोनों का रेशियो क्या दिया, 2.5।
ठीक, ये देखिए। और करंट लायबिलिटी क्या दे दिया है, 40,000, यानी यहाँ पर क्या होगा 40,000। करंट लायबिलिटी बराबर 40,000, तो करंट एसेट्स पूछ रहा है। तो करंट एसेट्स पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक से इसको करेंगे तो करंट एसेट्स बराबर इसको इससे गुना कर देंगे। 40,000 दूनी 80,000 और 10.5 को 40,000 से गुना होगा तो 20,000 यानी 1,00,000। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 1,00,000। ठीक, ये 34 नंबर था। ये मत कहिए अपने में बनाता है अपने में समझता है, हम लोग को कुछ बोलता है नहीं, आप ही लोग के लिए आप ही लोग को भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। एडवर्टीजमेंट तो है, सैलरी तो है, लॉस ऑन सेल ऑफ कार ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नहीं, ये डी नंबर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्सपेंशन नहीं है। अब कह रहा है कि 36 नंबर, 35 नंबर था, अब ये थोड़ा कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया 36 में। द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग जो डेटा प्रोसेस्ड होता है मतलब कंप्यूटर का है, इनपुट करते हैं, दूसरा प्रोसेसिंग होता है, फिर क्या होता है आउटपुट होता है। सपोज मान लीजिए 2+2 हम दिए कंप्यूटर को, ये क्या कर रहा है जोड़ रहा है और मुझे 4 दे दिया, तो ये 4 हुआ आउटपुट, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है वर्किंग हो रहा है, ये बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी, डाटा का ये कलेक्शन ऑफ डेटा तो होगा नहीं, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नहीं, सिस्टम तो है नहीं, ये क्या होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये सी नंबर। ये क्वेश्चन हमको और कहीं पर मिला था 36। फिर बोल रहा है कि द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे मोस्ट पावरफुल तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, इधर तो जाना ही नहीं, माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अभी रात का 12 बज रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है क्रेवन, क्या क्रेवन। ठीक, कहीं कहीं आप लोग को लिखा हुआ रहेगा CDC। ठीक, तो ये अगर रहेगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन क्रेवन लिखा रहेगा तो इसको मेंशन कीजिएगा, अगर दोनों रहेगा तो क्रेवन होगा। क्रेवन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रेवन, क्रेवन बनाया था किसने, तो सीमर क्रे ने बनाया था, SYMER सीमर क्रे ने बनाया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पहला। दूसरा कि अभी का सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर सॉरी, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी जो है उसका नाम है फुगाकू, फुगाकू। ठीक, फुगाकू, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी का है फुगाकू। अब फुगाकू कहाँ का है, किसने कौन से देश ने बनाया है, तो जापान ने। जब हम और आप मिलकर के कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, यानी घर में दुबक दुबक के रह रहे थे, उस टाइम जापान इन्वेंट कर रहा था, इसी जुलाई में बन करके रेडी हुआ, और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, इससे पहले चाइना का था, लेकिन अभी अब क्या है जापान का, जुलाई 2020 में बना करके रेडी हुआ इनका फुगाकू। एक भारत का सुपर कंप्यूटर है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का कौन सा, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम 8000। ठीक, CDAC कंपनी ने बनाया था, CDAC कंपनी ने बनाया था परम 8000। अभी का जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो बताते हैं एक इंटरेस्टिंग बात कि वो पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, मतलब कि मौसम विज्ञान के लिए जानकारी बताता है, बारिश पहले होगी कि बारिश कब होगी नहीं होगी, WATHER वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। अब कहिएगा कि उसका नाम बता ही नहीं रहा है, तो उसका नाम बता देते हैं कि नाम है प्रत्यूष, प्रत्यूष एंड मिहिर। क्या है, भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट है, किसके लिए, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसका नाम है प्रत्यूष एंड मिहिर, प्रत्यूष और मिहिर। ये हो गया 37 नंबर, ये थोड़ा कहिएगा कि इतना ज़्यादा कर रहा है।
हाँ, फिर बोल रहा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। तो कंप्यूटर माउस जो बनाया गया था वो डगलस इंगलबर्ट के द्वारा। डगलस याद रखिएगा, डगलस। ठीक, डगलस। चूहा टाइप का वर्ड भी लग रहा है, नाम भी लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो माउस जो बनाया गया था, पहला क्या माउस जो बनाया गया था वो डगलस इंगलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर कौन सा है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर कौन सा है, यानी मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। तो मॉडर्न कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1946 में, 1946 में। चूँकि इसके लिए भी कंट्रोवर्सी है, एक जगह हम देखे थे 1939 है, ठीक ना, लेकिन फिर उसके बाद देखे तो 1946। तो याद रखिएगा 1946, 1946। फिर उसके बाद 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये। लास्ट क्वेश्चन से पहले फिर बता देते हैं आप लोगों को कि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा होगा तो, और मन करे तो शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हम ये सीरीज अब लगभग देखेंगे, डेली तो लाएंगे, बट डेली तभी लाएंगे जब देखेंगे कि इसके ऊपर व्यूज़ बढ़िया आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब हो रहा है, तभी। नहीं तो इतना मेहनत बेकार है ना। फिर आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। अब चलिए 40 नंबर बता देते हैं। MICR में C स्टैंड फॉर। MICR में C का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो MICR का फुल फॉर्म मुझे समझना पड़ेगा। MICR का मतलब क्या होता है। तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक, MEGNETIC, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, सॉरी MICR ना, हाँ, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी स्टैंड फॉर कोड नहीं, कॉलर नहीं, कंप्यूटर नहीं, कैरेक्टर, यस, डी नंबर सही। तो ये 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन ही नहीं, इससे रिलेटेड जो भी VVI कुछ कुछ बातें इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन भी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब इस बीच में हमसे अगर कुछ गलती हुआ होगा, अगर हम कुछ मिस्टेक किए होंगे बोलने में, या स्पीड बोले होंगे, या कुछ ऐसा हुआ होगा जो मेरे से गलती हुआ होगा, कि चूँकि इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं, गलती हो सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर गलती था, हम उसको देखेंगे, ठीक, और क्षमा कर दीजिएगा। बाकी क्या कहेंगे, बाकी गुड नाइट, चलिए बाय। जय श्री हरि।